अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। हमारा आज का लेक्चर है डेडलॉक डिटेक्शन। पहले दो वीडियोस हम देख चुके जिसमें हमने डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस के कुछ एल्गोरिदम्स देखे। हमारे आज के लेक्चर में हम डेडलॉक डिटेक्शन से रिलेटेड देखेंगे। सपोज आपके पास दोनों एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट नहीं हुए, अवॉइडेंस भी नहीं है और प्रिवेंशन भी नहीं है, और डेडलॉक अकर हो गया है, या आप देखना चाहते हैं कि कोई सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं, या अनसेफ स्टेट में है, ये डेडलॉक अकर हो गया है, तो उस केस में आपके पास डेडलॉक डिटेक्शन की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि प्रोसेस को रिसोर्सेज की कंपटीशन में डेडलॉक अराइज हुआ है या नहीं हुआ इसकी डिटेक्शन करेंगे, और उसके बाद उसकी कुछ रिकवरी की स्कीम्स हैं। तो हम पहले डिटेक्शन एल्गोरिदम्स देखेंगे, फिर उसकी रिकवरी की स्कीम्स देख लेंगे। इसमें दो तरह के हम देख चुके हैं, हमारे पास रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। एक वो वाले रिसोर्सेज जिसकी सिर्फ एक इंस्टेंस है, हर रिसोर्सेज की सिंगल इंस्टेंस है, और दूसरे ऐसे रिसोर्सेज जिसमें एक रिसोर्सेज के एक से ज्यादा इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें आपके रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसे हैं जिनके सिंगल सिंगल इंस्टेंसेस हैं, तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको आप एलोकेशन ग्राफ की एक अपग्रेडेशन कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, जिसको वेट फॉर ग्राफ कहा जाता है। वेट फॉर ग्राफ एक एलोकेशन ग्राफ को ही मॉडिफाई करके बनाया जाता है जिसमें रिसोर्सेज के नोड्स खत्म कर दिए जाते हैं। सपोज ये हम पहली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ड्रॉ कर दूं, सपोज ये आपके पास एक रिसोर्स है आर, और यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं आपके, एक प्रोसेस P1 है और दूसरा प्रोसेस P2 है। हम कहते हैं कि आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इस तरह से है कि P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स R का, और P2 जो है वो होल्ड किए हुए है या उसने एक्वायर किया हुआ है रिसोर्स R2। ये हम पहले बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस P1 जो है ये जो डायरेक्टेड एज है, अगर प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ है तो हम इसको रिक्वेस्टिंग एज कहते हैं, या रिक्वेस्ट कहते हैं कि P1 रिक्वेस्ट कर रहा है और रिसोर्स के लिए, और जो अगर P2 के पास रिसोर्स है तो तब एज की डायरेक्शन आपकी रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होगी। इस वाले एज को हम कह रहे हैं कि ये वाला एज आपका असाइनमेंट का एज है। इस एज को आप कह रहे हैं कि ये आपका रिक्वेस्टिंग एज है कि P1 इज रिक्वेस्टिंग टू द R, P2 इज होल्डिंग R। ठीक है, तो इसकी हमारा जो वेट फॉर ग्राफ है वो उसको आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं कि आप रिसोर्सेज की नोड्स को रिमूव कर देते हैं और एजेस को लैप्स कर देते हैं। सपोज अगर यहाँ से आपकी रिसोर्सेज की नोड खत्म हो गई तो आप इस एज को खत्म करके एक डायरेक्ट एज ड्रॉ कर देंगे P1 से P2 की तरफ, क्योंकि अगर हम पहले वाला केस देखें उसमें भी यही है कि P1 से हम P2 की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्टेड
ग्राफ की सूरत में। तो अब हम यहां से रिसोर्स आर जो है वो रिमूव कर देंगे, अरेज कर देंगे, और एक डायरेक्टेड एज होगा जो कि P1 से P2 की तरफ लगा देंगे। दिस एज मीन्स P1 is requesting for a resource which is currently occupied by the process P2, means P1 is waiting to release a resource by the P2. P2 एक ऐसा रिसोर्स रिलीज करेगा जिसका P1 वेट कर रहा है। तो ये हमारा वेट फॉर ग्राफ है जिसमें हमने रिसोर्स के नोड को खत्म कर दिया है और अब हमारे पास सिर्फ प्रोसेसेस के नोड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको नोड्स आर प्रोसेसेस Pi to Pj if Pi is waiting for Pj. P1 is waiting for a resource which is required by the P2. Periodically invoke an algorithm that search for a cycle in the graph. If there is a cycle, there exists a deadlock. हम एक वेट फॉर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर उसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि डेडलॉक है। अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि डेडलॉक नहीं है। जैसे करंट सिनारियो में तो दो ही नोड्स हैं, तो यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं है, क्योंकि जैसे ही P2 रिसोर्स छोड़ेगा P1 उसको यूज कर लेगा। P1 इज नाउ इन द वेटिंग स्टेट। अब यहाँ पे आपको एक एल्गोरिथम जरूर एग्जीक्यूट करना पड़ता है टू डिटेक्ट ए साइकिल इन द ग्राफ, जो कि आपका n² ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जबकि n आपका क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक एग्जांपल ली हुई है जो कि आपके रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को कन्वर्ट कर रहा है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को कन्वर्ट कर रहा है वेट फॉर ग्राफ में। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या इसमें आपका डेडलॉक एग्जिस्ट करता है या कि नहीं करता। प्लीज कीप इन माइंड कि आपका वेट फॉर ग्राफ जो एल्गोरिदम है ये सिर्फ ऐसी सिस्टम के लिए यूज हो सकता है जहां पे आपके रिसोर्सेज के एक एक इंसिडेंस हैं, इंस्टांसेस एक एक हैं। अब यहाँ पे आपके पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ सामने शो हो रहा है जिसमें आपके 5 रिसोर्सेज के नोड्स हैं और 5 ही प्रोसेसेस के नोड्स हैं। 5 प्रोसेसेस के नोड्स और 5 ही आपके रिसोर्सेज के नोड्स। जब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे, ये जो आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ है, इसको अगर आप देखें तो हमने सारे के सारे जो नोड्स थे उनको रिमूव कर दिया है। यहां से नोड्स को रिमूव कर दिया है और कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके एजेस थे उनको हमने कोलैप्स करके जिस तरफ, जैसे सपोज अगर हम इसको स्टार्ट करें P4 से एज जा रहा था R2 की तरफ, R2 से एक एज जा रहा था P1 की तरफ, हमने R2 को खत्म कर दिया और P4 से डायरेक्ट एक एज लगा दिया P1 की तरफ। ये वाला एज आपको जो नजर आ रहा है, इट मींस P4 is waiting for a resource which is occupied by the P1। अब P1 और P2 एक रिसोर्स के थ्रू एक एज जा रहा था, हमने इस रिसोर्स को खत्म कर दिया और P1 से डायरेक्ट एक एज P2 की तरफ लगा दिया। ये आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहा होगा। इसी तरह से P2 और P5 R3 के थ्रू जा रहे थे, हमने ये नोड खत्म कर दिया और सिंपल एक एज P5 की तरफ लगा दिया। इसी तरह से सारा का सारा आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हमने एक एक्सट्रैक्ट कर लिया, कौन सा, रिसोर्स वेट फॉर ग्राफ।
अब इस वेट फॉर ग्राफ के अंदर अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो डेडलॉक आएगा, अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो डेडलॉक नहीं आएगा। अब अगर हम इस वेट फॉर ग्राफ को थोड़ा देखें, यहां पे आप एक चीज जरूर जहन में रखिएगा कि हम डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। इट मींस कि आपको रैंडमली एक एल्गोरिथम चलाना पड़ेगा जो कि आपका वेट फॉर ग्राफ भी मेंटेन रखे और फिर उस वेट फॉर ग्राफ को एज एन इनपुट लेके उसमें साइकिल आइडेंटिफाई करके बताए, ताकि हम डिटेक्ट करें कि आपका डेडलॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब इसके केस में देखिए, आपके यहाँ पे अगर हम देखें कि साइकिल है या नहीं है, P4 से P1, P1 से P2 और P2 से ये भी एक साइकिल एग्जिस्ट करता है। अगर ये ना कंसिडर करें तो इस तरह से जाके ये भी एक साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे इस आपके वेट फॉर ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे जी कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपका डेडलॉक अवेलेबल है। डेडलॉक होगा, ये सेफ स्टेट नहीं है, लिहाजा सिंगल रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस वाले रिसोर्सेज में ऐसा सिस्टम जो ये वाली रिसोर्सेज यूज कर रहा होगा, तो वहां पे हम वेट फॉर ग्राफ की टेक्निक से डेडलॉक डिटेक्ट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है सेवरल इंस्टेंस ऑफ ए रिसोर्स टाइप। अगर आपके पास एक रिसोर्स की इंस्टेंसेस जो हैं वो एक से ज्यादा हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास सेफ्टी एल्गोरिदम है। सेफ्टी एल्गोरिदम बेसिकली बैंकर्स एल्गोरिदम ही है, या यूं कह लें बैंकर्स एल्गोरिदम का ही एक वर्जन है, जिसमें हम दो तरह की मैट्रिक्स मेंटेन कर रहे होते हैं। एक तो आपका वेक्टर होगा या एरे है, जिसमें आप नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बताते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज और इन दो मैट्रिक्स को डिटेल से बैंकर्स एल्गोरिथम में देखा था। तो आपके पास एक एरे होगी जिसके अंदर आपके अवेलेबल रिसोर्सेज मेंशन होंगे, सेफ्टी एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक मैट्रिक्स होगा जिसमें एलोकेशन बताई जाएगी। फिर एक रिक्वेस्ट का मैट्रिक्स है, वहां पे हमारे पास मैक्सिमम नीड और रिमेनिंग नीड के मैट्रिक्स थे। यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट के मैट्रिक्स हैं, क्योंकि हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि अगर किसी प्रोसेस ने रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट की है तो क्या सिस्टम इमीडिएटली अगर उसको रिसोर्सेज देता है तो क्या वो सेफ स्टेट में होगा या अनसेफ स्टेट में होगा। इस बैंकर्स एल्गोरिथम को सेफ्टी एल्गोरिथम को जी सेफ्टी एल्गोरिथम के लिए यहाँ पे आपके पास सामने एक सिनारियो हमने दिया हुआ है कि प्रोसेस P1, P2, P3, P4 और P5 5 प्रोसेसेस हैं। 3 रिसोर्सेस हैं A, B और C, और उनके इंस्टेंसेस हैं। A के 7 इंस्टेंसेस टोटल, B के 2 और C के 6 इंस्टेंसेस हैं। ये एलोकेशन का मैट्रिक्स है। सपोज P1 वेक्टर में हम देखें तो P1 के जो एलोकेशन है वो A का 0 इंस्टेंसेस, B का 1 और C का 0। इसी तरह से P2 के लिए 2, 0, 0 और P3 के लिए 3, 0, 3 और P4 के लिए जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं वो A के 2 इंस्टेंसेस, B के 1 और C का 1। इसी तरह से आगे रिक्वेस्ट के इंस्टेंसेस हैं कि आपके P5 प्रोसेसेस हैं सिस्टम के अंदर। P1 ने कितने रिक्वेस्ट किए हैं? 0, 0, 0। P2 ने कितने रिक्वेस्ट किए हैं? A के 2, B के 0 और C के 2। P3 ने तीनों 0, 0 और P4 ने A का सिर्फ एक इंस्टेंस फर्दर रिक्वेस्ट किया है, और P5 ने C के 2 इंस्टेंसेस रिक्वेस्ट किए। अब हम देखना चाह रहे हैं क्या ये ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है
कि डेडलॉक ना आए। ये डेडलॉक डिटेक्शन हम इसमें कर सकते हैं कि डेडलॉक है या नहीं है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये बैंकर्स एल्गोरिथम ही है, जिसमें हम जो मैट्रिक्स जो है वो रिक्वेस्ट का मैट्रिक्स ले रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, टोटल यूज्ड कितने हैं। अब यहाँ पे टोटल 7 टू ए के 7, बी के 2 और सी के 6 इंस्टेंसेस हैं और वो सारे के सारे यूज्ड हैं। तो हम कहते हैं जी हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो 0 0 0 है। क्या इन अवेलेबल रिसोर्सेज से हम किसी रिक्वेस्ट को चला सकते हैं? यहाँ पे 0 0 0 रिसोर्सेज हैं और सबसे पहले P1 रिसोर्स है, वो कह रहा है मुझे कोई इंस्टेंस फर्दर नहीं चाहिए, लिहाजा हम P1 को कहेंगे कि तुम एग्जीक्यूट करो। तो P1 आपका क्या होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। अब जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है तो हम कहते हैं कि उसने जो रिसोर्सेज रिक्वायर किए हुए थे, ऑक्यूपाई किए हुए थे, वो रिलीज कर देता है। मींस के P1 जब चल जाएगा तो हमारे पास B का एक इंस्टेंस जो P1 ने रखा हुआ था वो रिलीज हो गया। तो हम अब हमारे पास जो अवेलेबल वेक्टर के अंदर रिसोर्सेज होंगे वो होगा 0 1 0, यानी कि ये जो 1 अवेलेबल रिसोर्सेज पहले तीनों के हमारे पास 0 0 थे। अब हमारे पास एक रिसोर्स P2 से आया है जो कि आपका यहाँ पे ऐड हो गया, तो 0 1 0 रिसोर्सेज। अब इन अवेलेबल रिसोर्सेज में कोई और प्रोसेस चल सकता है? P3 इज डिमांडिंग नथिंग, P2 किसी इंस्टेंस की जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे कि अब P3 को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा P3 चल गया तो हम P3 को जब एग्जीक्यूट किया तो P3 ने जो रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए हुए थे वो रिलीज हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे A के 3 रिलीज हुए, पहले 0 था तो ये 3 हो गया। B का कोई रिलीज नहीं हुआ, पहले 1 था तो वो 1 ही रहा। C के 3 रिलीज हुए, पहले 0 था तो अब वो 3 + 0 3 हो गए। अब हमारे पास P1 और P3 ये दोनों प्रोसेसेस आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं और उन्होंने अपने रिसोर्सेज वापस कर दिए। अब हमारे पास कंपटीशन में कौन बचे हैं? P2, P4 और P5। क्या इन रिसोर्सेज से कोई और प्रोसेस चल सकता है? यस, हम P4 को चला सकते हैं, P5 को भी चला सकते हैं और P2 को भी इवन चला सकते हैं। तो हमने P4 को सपोज चला लिया। P4 जब एग्जीक्यूट हुआ तो उसने जो रिसोर्सेज अपने रखे हुए थे वो उसने वापस कर दिए, रिलीज कर दिए। P4 भी अब आपका एग्जीक्यूट हो गया। तो हमने कहा कि अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो आपके आगे हैं 3 + 1। जब P4 एग्जीक्यूट हुआ तो उसने के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे P2, A के 2, B के 1 और C के 1, वो भी हमारे पास ऐड हो गए अवेलेबल रिसोर्सेज में। 3 2 + 2 = 5, 1 + 1 is 2 and 3 + 1 is 4. Now P5 चल सकता है, 002 है, उसने रिक्वेस्ट 002 किए हुए और यहाँ पे 4 आ गए, लिहाजा हमने कहा P5 भी आपका एग्जीक्यूट हो गया। P5 जब एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे पास रिसोर्सेज कितने ऐड हो गए? ये तो 5 थे, 5 ही रहे, ये 2 आपके और 2 रिसोर्सेज ये वाले रिलीज कर दिए P4 ने, तो यहाँ पे हमारे पास 6 हो गए। अब यहाँ पे P5 चल गया और एंड पे सपोज आप कहते हैं जी P1 प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट कर लिया, और सॉरी P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लिया जिसने आपके A के फर्दर 2 रिसोर्सेज रिलीज किए हैं। तो हमारे पास अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो 7, 2 और 6 रिसोर्सेज होंगे और एंड पे आपका यहाँ पे P2 एग्जीक्यूट हो गया। ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, आप
P4 से पहले P2 चला लें, या जिस तरह से उसकी जिस प्रोसेस की डिमांड पूरी हो रही है। अलबत्ता हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारे पास एक ये सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है P1, P3, P4, P5 और P2, जिसके थ्रू आपका डेडलॉक नहीं आएगा। लिहाजा आप कहते हैं कि गिवन कंडीशन में जो रिक्वेस्ट है वो अगर पूरी की जाए तो वो सेफ स्टेट होगी, लिहाजा डेडलॉक अकर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, सपोज P3 की डिमांड जो है वो हम डबल ट्रिपल जीरो की बजाय सिंपल 001 कर दें, सपोज इसको हम 1 कर देते हैं। अब हम इस अवेलेबल मैट्रिक्स को अरेंज कर देते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास जो P3 ने डिमांड की थी वो A का 0 रिसोर्स, B का 0 रिसोर्स और C का 1 रिसोर्स डिमांड। अब देखिए क्या डेडलॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं। फर्स्ट में हमारे पास 0 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, तो हमने कहा कोई ऐसा प्रोसेस है जो 0 पे चल जाए, जी P1 है, तो P1 आपका, अगर मैं इसको सारे को ब्लैक कर दूं तो P1 आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। P1 आपका एग्जीक्यूट कर गया। P1 एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे पास रिसोर्सेज एक इंस्टेंस B का उसने दिया और वो कोई इंस्टेंस यूज कर ही नहीं रहा था, तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हो गए A के 0, B का 1 और C के 0। अब इस केस में आप देखें हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं 0, 1, 0। P1 एग्जीक्यूट हो चुका। क्या P2 चला सकते हैं? P2 एग्जीक्यूट हो सकता है? नहीं। P3 एग्जीक्यूट हो सकता है? P3 को C का एक इंस्टेंस चाहिए, जबकि C का यहाँ पे 0 है, जैसा नहीं। P4 को A का इंस्टेंस एक चाहिए, यहाँ पे A का 0 है, सो नहीं। P5 को C के 2 इंस्टेंसेस चाहिए, यहाँ पे C का कोई इंस्टेंस नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे कि सिर्फ P1 एग्जीक्यूट करेगा, P2, P3, P4 और P5 चारों के चारों प्रोसेसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे कि अब आपका डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें P2, P3 और P4, P5 ये सारे के सारे प्रोसेसेस आपके किसमें हैं? अनसेफ स्टेट के अंदर है। ये अब आपका अनसेफ स्टेट है, क्योंकि ये वजह बन रहे हैं आपके एक सर्कुलर वेट की, और इसकी वजह से आपका डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। लिहाजा हम कहेंगे कि अब डेडलॉक डिटेक्ट हो गया है। बैंकर्स एल्गोरिथम इस तरह से किसी गिवन सिस्टम के अंदर, गिवन आपके रिसोर्सेज के अंदर आपको डेडलॉक डिटेक्ट करके बताता है। जी हमने देख लिया कि किस तरह से एक सिंगल इंस्टेंस वाले रिसोर्स को और मल्टीपल इंस्टेंस वाले रिसोर्सेज के सिस्टम को किस तरह से हम डेडलॉक डिटेक्शन कर सकते हैं। अब हमारे पास डेडलॉक डिटेक्शन का एल्गोरिदम कितनी दफा चलाया जाए? डेफिनेटली आपको रेंडमली आपको चलाना पड़ेगा कि डेडलॉक सिस्टम में आया है या नहीं आया, क्योंकि सिस्टम में अगर डेडलॉक डिटेक्ट होगा तभी हम उसकी रिकवरी की तरफ जा सकेंगे। तो कितनी टाइम इंटरवल के बाद डेडलॉक डिटेक्शन का एल्गोरिदम एग्जीक्यूट किया जाए? डेफिनेटली उसके कुछ ओवरहेड्स हैं। जैसे हमने पहले देखा कि n² उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो n² टाइम के अंदर आपको वो डिटेक्ट करके के देगा कि अगर हम वेट फॉर ग्राफ की बात कर रहे हैं कि इसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक चैलेंज जरूर है कि हाउ ऑफन अ डेडलॉक इज लाइकली टू अकर, हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी रोल्ड बैक। कितनी दफा आपका डेडलॉक अकर हो रहा है। अगर ज्यादा दफा फ्रिक्वेंटली डेडलॉक आ रहा है तो डेफिनेटली आप डेडलॉक डिटेक्शन का एल्गोरिदम फ्रिक्वेंटली चलाएंगे। लेकिन अगर डेडलॉक का आपका फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा
तो आप क्या करेंगे, डेडलॉक का कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद डेडलॉक डिटेक्शन का एल्गोरिदम चलाएंगे। डेडलॉक आपका अक्कर कब होता है, जब कुछ प्रोसेसेस रिक्वेस्ट करते हैं जो कि इमीडिएटली ग्रांट नहीं की जा सकती। अब ये रिक्वेस्ट आपकी फाइनल रिक्वेस्ट हो सकती है जिसने आपके एक बड़ी लंबी प्रोसेसेस की चेन कंप्लीट की है। इस एक्सट्रीम केस में हम डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद एवरी टाइम a request for a allocation cannot be granted immediately। अगर आपके किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है रिसोर्स के लिए और वो इमीडिएटली ग्रांट नहीं की गई, तो वहां पे हम एक डेडलॉक डिटेक्शन का एल्गोरिदम चला सकते हैं। लेकिन हर प्रोसेस रिक्वेस्ट के साथ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम को चलाना भी एक मसला क्रिएट कर सकता है और डेफिनेटली उसका एक आपके पास ओवरहेड जरूर आएंगे। एक लेस एक एक्सपेंसिव जो आपके पास अल्टरनेटिव हो सकता है, एल्गोरिथम को आप कुछ डिफाइन इंटरवल्स के बाद चला लें। सपोज आप डिसाइड कर लें कि 30 मिनट्स के बाद या 1 आवर्स के बाद आपने डेडलॉक डिटेक्शन का एक एल्गोरिथम चलाना है। या फिर आप सीपीयू यूटिलाइजेशन देख लें। अगर आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन डाउन हो रही है, आपकी थ्रूपुट कम हो रही है, आपने देख लिया सपोज आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन 40% से डिक्रीज कर गई है, तब आप कहते हो कि जी डेडलॉक डिटेक्शन का एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करो, क्योंकि हो सकता है डेडलॉक की वजह से सीपीयू यूटिलाइजेशन आपकी कम हो चुकी है। जी, अभी तक हम जिक्र कर रहे थे कि डेडलॉक डिटेक्शन किस तरह से करनी है, उसके लिए टेक्निक्स डिस्कस की और उसके लिए हमने देखा कि कितनी देर के बाद डेडलॉक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करना चाहिए। आगे हमारे पास रिकवरी की कुछ टेक्निक्स हैं। रिकवरी हम दो तरह से कर सकते हैं। जौन जौन से प्रोसेसेस आपके डेडलॉक में आए हैं उन प्रोसेसेस को अबॉर्ट कर दिया जाए या प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए। और दूसरी टेक्निक आपकी है कि रिसोर्स प्रीएम्पशन है, कि जौन से प्रोसेसेस डेडलॉक में हैं उनमें से किसी एक प्रोसेस को कि रिसोर्सेज उससे ले ली जाएं ताकि दूसरों की डिमांड पूरी हो जाए, डेडलॉक आपका रिकवरी हो जाए डेडलॉक से। इन दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रोसेस टर्मिनेशन है कि आप अबॉर्ट ऑल द डेडलॉक प्रोसेसेस। एक तो टेक्निक ये है कि आप सारे के सारे प्रोसेसेस को अबॉर्ट करते हैं। डेफिनेटली ये आपकी एफिशिएंसी पे इस पर का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ओवरहेड्स होंगे। माइट भी एक ऐसा प्रोसेस आप अपनी एंड कंडीशन पे पहुंचा हुआ है जिसने पहले बहुत लंबी कंप्यूटेशन कर चुका है, बहुत से रिसोर्सेज यूज कर चुका है, अब आप उसको अगर अबॉर्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली एक लॉस है। दूसरा आप क्या करते हो कि आप वन प्रोसेस एट ए टाइम अब देखते हो, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा कि P1 तो प्रोसेस डेडलॉक नहीं अकर कर रहा था, P2 P3 P4 और P5 डेडलॉक में आ रहे थे, तो हम उनमें से एक एक को अबॉर्ट करना शुरू कर दें। जब आप एक को अबॉर्ट किया और साथ में साइकिल डिटेक्शन का एल्गोरिदम एग्जीक्यूट किया, अगर साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है तो एक और प्रोसेस को अबॉर्ट करो, अगर नहीं कर रहा तो वहां पे स्टॉप कर दो। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक चैलेंज जरूर होगा कि हम प्रोसेसेस को अबॉर्ट, किस प्रोसेस को अबॉर्ट करें। अगर 4 प्रोसेस आपके डेडलॉक में है तो किस प्रोसेस को पहले अबॉर्ट किया जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो चैलेंज हो सकते हैं, प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस ने अबॉर्ट कर दे। हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन।
कितना प्रोसेस एग्जीक्यूट कंप्यूट कर चुका है, माइट बी वो अपना 90% काम कंप्लीट कर चुका हो और उसका 10% रहता हो किसी एक प्रोसेस का। रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज यूज्ड, कौन कौन से रिसोर्स यूज कर चुका है, कितनी रिसोर्सेज फर्दर रिक्वायर्ड हैं, हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, कितने प्रोसेसेस टर्मिनेट करने पड़ेंगे, कोई प्रोसेस इंटरेक्टिव है या बैच प्रोसेस है। तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा जब आप प्रोसेस टर्मिनेशन की तरफ जा रहे होंगे टू रिकवर फ्रॉम अ डेडलॉक स्टेट। दूसरी जो हमारे पास मेथड है रिसोर्स प्रियम्पशन का है। रिसोर्स प्रियम्पशन क्या है कि आप किसी एक प्रोसेस के रिसोर्सेज जो हैं वो रिलीज करवा लें। अब किस प्रोसेस के रिसोर्सेज जो हैं वो रिलीज करवाए जाएं, डेफिनेटली अगर हमें इसके में भी हमारे पास चैलेंजेस हैं। 3 तरह के इश्यूज हमें आ सकते हैं, जिसमें पहला आपका है सिलेक्टिंग अ विक्टिम, विच रिसोर्स एंड विच प्रोसेसेस आर टू बी प्रीएम्प्टेड। किस प्रोसेस के कौन से रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, ये डिटेक्ट करना पड़ेगा हमें। As in process termination, we must determine the order of preemption to minimize the cost. हम resources की preemption का एक order define करेंगे ताकि cost minimize हो सके। Might be एक ऐसा resource हम किसी एक process से रिलीज करवा दें जो कि दोबारा से अगर वो रिसोर्स उसको देंगे वो नए सिरे से कंपटीशन स्टार्ट करेगा, तो वो हमारे लिए ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगी। दूसरा चैलेंज जो होगा वो रोल बैक होगा। आपने किसी प्रोसेस को किसी स्टेट से रिसोर्स छीन लिया, डेफिनेटली अब वो फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। अब उसको रोल बैक करके किस स्टेट पे लाया जाए ताकि दोबारा जब अगर इसको रीस्टार्ट किया जाए तो वो आपका प्रोसेस जो है वो करेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ जा सके। अब सेफ स्टेट फाइंड करना एक चैलेंज होगा। डेफिनेटली जो सेफ सबसे सेफ स्टेट होगी वो तो यही होगा कि सारे को रोल बैक कर दिया जाए, प्रोसेस को अपनी इनिशियल कंडीशन के अंदर ले आया जाए। तो ये बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट होगा डिटरमिन करना कि सेफ स्टेट कौन सी है अगर आप रिकवरी कर रहे हैं डेडलॉक कंडीशन से और वो रिकवरी रिसोर्स प्रीएम्प्शन से कर रहे हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो आपका स्टारवेशन है। माइट भी पहले आपका एक डेडलॉक आया और आपने एक प्रोसेस पी नॉट को कहा कि इसके हम रिसोर्सेज ले लेते हैं, उसकी प्रायोरिटी लो थी वट एवर या कोई और उसको रोल बैक कर दिया। दोबारा से फिर उसकी बारी आई, फिर उसको रिसोर्सेज मिले, फिर वो किसी स्टेट पे पहुंचा और वहां पे डेडलॉक आ गया, फिर उसकी प्रायोरिटी कम है, आपने फिर उसको ऐसे रिसोर्सेज ले लिए। तो इस तरह से कोई प्रोसेस आपका स्टारवेशन कंडीशन में आ सकता है कि आप एक ही प्रोसेस को बार बार विक्टिम डिसाइड कर रहे हैं और उसी से रिसोर्सेज आप वापस ले रहे हैं। तो ये वाले चैलेंजेस आपके डेडलॉक से जब आप रिकवरी कर रहे हैं आ सकते हैं। प्रोसेस डेडलॉक के टॉपिक में इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम।